हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं ज्योति आपके यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट से आज हम करेंगे द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट। और आज मैं ये एक्ट आपको बिल्कुल ही न्यू तरीके से करवाऊंगी। इसमें मैंने बेयर एक्ट का यूज़ नहीं किया है, ना ही इसमें ज़्यादा कोई टेक्स्ट हैं। इसमें सारी इमेजेस हैं और इसमें मेरी और मेरी बेटी की कन्वर्सेशन है। तो आप वो कन्वर्सेशन सुनना और आपको पूरा एक्ट एक कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। मम्मी, आज मैंने रोड पर एक वर्कर देखा जो इतनी सारी ईंटें लेके जा रहा था। तो मम्मी, ये वर्कर कहाँ से आते हैं और इनके लिए गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है? परी, आज मैं तुम्हें ना एक स्टोरी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना परी। परी, ये बात है 1960-70 के आसपास की। यहाँ मैं तुम्हें एक एक्ट बताती हूँ। एक्ट का नाम है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। ये क्या होता है मम्मी? इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर परी वो होते हैं, जैसे मान लो कि कोई आदमी दूसरी जगह से कहीं और काम करने जा रहा है। ओह, जैसे कोई आदमी बिहार से दिल्ली काम करने आए तो वो माइग्रेंट हुआ। हाँ परी, वो माइग्रेंट हुआ। अब सुनो परी, 1960 से 70 में इंडिया के इंडस्ट्रियल एरिया थे, जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात। यहाँ पर ना माइग्रेंट लेबर काफी बढ़ गया था। कॉन्ट्रैक्टर गांव-गांव जाके मजदूरों की दलाली करते थे। इनको बोला जाता था दादुन लेबर। क्या बोला जाता था? दादन लेबर। क्या बोला जाता था परी? दादन लेबर। अच्छा, इसमें परी क्या होता था? इसमें ना ये क्या कहते थे, हम तुम्हें अच्छी नौकरी देंगे, सुखी जीवन देंगे, सुखी जिंदगी देंगे। और ये होता था दादन लेबर। इसमें पता है क्या होता था? ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये गांव गांव से आकर मजदूरों को दलाली करके ले जाता था। ठीक है, और इनको बोला जाता था दादन लेबर। स्पेशली कहाँ बोला जाता था? ये बोला जाता था उड़ीसा में। कहाँ बोला जाता था पढ़ी? उड़ीसा। उड़ीसा में। ठीक है, मजदूरों को दिखाया जाता था कि उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, सुखी जीवन मिलेगा। लेकिन उन्हें असली में क्या मिलता था? लो वेजेस, पुअर हाउस। ठीक है, ये सब मिलता था। कोई मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं होती थी, बीमार हो जाते थे। ठीक है, और उड़ीसा में तो दादन लेबर का एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा था। फिर ठीक है, फिर क्या हुआ मम्मी? फिर 1970 में एक कमेटी बनती है, दादन लेबर उड़ीसा बनाई गई। कमेटी ने रिपोर्ट में दिया कि ये सिस्टम बाउंडेड लेबर है, बाउंडेड लेबर के बराबर है। और इस वजह से उड़ीसा ने अपना एक एक्ट बनाया। कौन सा एक्ट? इन्होंने बनाया द उड़ीसा दादन लेबर कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1975। कौन सा एक्ट बनाया? द उड़ीसा दादन लेबर कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1975। अच्छा मॉम, हमें सेंट्रल रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, बताती हूँ परी, सब बताती हूँ, धीरे धीरे वेट करो। देखो परी, पहले ये इमेजेस देखो। देखो, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि उड़ीसा में दादन लेबर एक्सप्लॉयटेशन बहुत था। फिर एक कमेटी बनी है ना, ये सब समझ में आ गया। फिर ये एक एक्ट बनता है, द उड़ीसा दादन लेबर कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इतना समझ में आया परी? हाँ मम्मी। चलो अब हम आगे देखते हैं परी, आगे क्या है। ठीक है, अब परी जैसे कि तुमने क्वेश्चन करा कि हमें सेंट्रल लेजिस्लेशन की जरूरत क्यों पड़ी, तो परी बताऊं मैं तुम्हें सेंट्रल लेजिस्लेशन की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ मम्मी। ठीक है परी, अब ध्यान से सुनना, मैं बताती हूँ तुम्हें कि हमें सेंट्रल लेजिस्लेशन की जरूरत क्यों पड़ी। पता है परी, प्रॉब्लम ना सिर्फ उड़ीसा की नहीं थी। ठीक है, कहाँ कहाँ की थी मम्मी? देखो, उड़ीसा की नहीं थी, अब ये बिहार की प्रॉब्लम थी, यूपी की थी, एमपी की थी, बंगाल की थी। और आंध्र प्रदेश के मजदूर भी दूसरे स्टेट से आते थे। तो इसलिए सिर्फ ये एक राज्य का कानून काफी नहीं था। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल लेवल पे एक लॉ चाहिए था जो हर स्टेट में माइग्रेंट वर्कर को प्रोटेक्ट करे। ओ, मुझे समझ आ गया कि ये एक्ट क्यों बना। और इस एक्ट की कोई डेट तो होगी कि ये कब बना? हाँ परी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ ये एक्ट कब बना। ठीक है, ये देखो परी, चलो मैं तुम देखो इधर, मैं तुम्हें समझाती हूँ ये एक्ट कब बना। परी ये एक्ट
देखो, इस एक्ट की अनएक्टमेंट डेट थी 11 जून 1979, ठीक है, और ये एनफोर्स हुआ 2 अक्टूबर 1980, मतलब 2 अक्टूबर 1980 को ये एनफोर्स हो गया। और ये वाला जो एक्ट था ना, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, हमारा ये बन गया। और इसने रिपील किसको किया? इसने रिपील किया उड़ीसा दादन लेबर एक्ट को। अब पूरे देश के लिए एक ही एक्ट था, द इंटर स्टेट माइग्रेंट रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट, ठीक है, और ये एक यूनिफॉर्म लॉ बन गया। ठीक है परी? ठीक है मम्मी। तो क्या इस एक्ट का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है क्या? ऑब्जेक्टिव? हाँ परी, ऑब्जेक्टिव तो है इस एक्ट का, ऑब्जेक्टिव है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि एक्ट का ऑब्जेक्टिव ना हो, इस एक्ट का भी ऑब्जेक्टिव है परी। मम्मी क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव है कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयर दोनों को रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के अंडर लाना, माइग्रेंट वर्कर को मिनिमम वेज देना, इक्वल वेज देना, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस देना, जर्नी अलाउंस देना, हाउसिंग, मेडिकल केयर, प्रोटेक्टिव क्लोथ, इंस्पेक्टर अपॉइंट करना, पेनल्टी प्रिस्क्राइब करना। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखते हैं। मम्मी इस स्लाइड में क्या बताया गया है? परी इस स्लाइड में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। इसमें ये था, इसमें ना लेटर डेवलपमेंट का पीरियड बताया गया है। 1980 के बाद कोई अमेंडमेंट आए पर बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहा। आज भी ये माइग्रेंट वर्कर के प्रोटेक्शन के लिए एक फाउंडेशन लॉ है। 2020 में लेबर कोड आने के बाद इसके कुछ प्रोविजन कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020 में मर्ज किए गए। ठीक है, ये देखो, ये 2020 में इन्होंने मर्ज कर दिए थे। तो अब देखते हैं हम आगे। ठीक है परी? तुमने मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है, तो ये एक्ट भी कवर करवा दो। एपीएफसी का एग्जाम है, ये बच्चों के लिए यूजफुल होगा। ठीक है परी, चलो आज पूरा एक्ट ही करवा देती हूँ। तो परी पहले हम देखेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1, अच्छा ये एक्ट का नाम और पर्पस क्या है? हाँ परी बताती हूँ, चलो चैप्टर 1 पे चलते हैं परी। अब रुक जाओ। मम्मी केस लो भी बताना। हाँ परी, चैप्टर 1 भी पूरा बताऊंगी और केस लो भी बताऊंगी। तो हमारा पहला सेक्शन आता है परी, सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट और एप्लीकेशन। देखो, एज यू नो, मैं आपको नाम तो बता चुकी हूँ, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, वर्कमैन। ठीक है, ये कहाँ पर एप्लीकेबल है? ये पूरे भारत पर एप्लीकेबल है। कब से कमेंसमेंट में आया था? 2 अक्टूबर 1980 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1980 में आया था। और इसमें ये कहाँ पर एप्लीकेबल था? ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जिनमें 5 या 5 से अधिक माइग्रेंट वर्कर एम्प्लॉयड हों। ठीक है, और चलो परी एक चीज और बताती हूँ, इसका ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया है। ये देखो, इसी लाइन से क्वेश्चन उठ के आ गया है। ये 2019 के एग्जाम में, 2023 के एग्जाम में। तो इसमें पूछा गया है कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन कहाँ पर एप्लीकेबल है। और तो इसका आंसर तो आप मुझे बता ही सकती हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ना परी? हाँ मुझे पता है ना, जहाँ पे 5 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पे ये एक्ट लगता है। वेरी गुड परी। चल परी, अब मैं इसका बैकग्राउंड और पर्पस भी बताती हूँ। इससे पहले माइग्रेंट वर्कर पर ना कोई नेशनल लॉ था ही नहीं परी। कॉन्ट्रैक्टर गरीब मजदूर को गांव से उठाकर दूर दराज के राज्यों में ले जाते थे। वहां वो आइसोलेशन में रहते थे, लैंग्वेज बैरियर को झेलते थे और एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होते थे। ये सेक्शन डिफाइन करता है कि ये कानून किस किस पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, समझ में आया परी? हाँ मम्मी। तो अब परी चलो, अब हम दूसरा, हाँ इसका केस लो तो मैं बताना भूल गई परी। चलो केस लो भी बताती हूँ। एक केस लो था, लेबर वर्किंग ऑन सलल हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माइग्रेंट वर्कर की हालत इनह्यूमन थी। कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि उन्हें डिसप्लेसमेंट अलाउंस, जर्नी अलाउंस और हाउसिंग जरूर मिले। ठीक है, और एक दूसरा केस था पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माइग्रेंट वर्कर को मिनिमम वेजेस और इक्वल प्रोटेक्शन देना
सरकार और एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है परी? सरकार और एम्प्लॉयर्स की। वेरी गुड परी, बहुत अच्छा। चलो परी, इस एक्ट के सेक्शन 1 की कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी दूं? हाँ मम्मी। परी मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। एक टेक्सटाइल मिल केस था, ठीक है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर बिहार से मजदूर गुजरात टेक्सटाइल मिल में भेजता है, तो वो वर्कर माइग्रेंट कहलाएंगे। ये मैं तुम्हें समरी बता रही हूँ परी। सुपरवाइजर केस में क्या होता है, अगर वही मिल एक सुपरवाइजर को 15,000 रुपये पर रखती है ना, तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वर्कमैन नहीं है, ठीक है। अब बताती हूँ पब्लिक सेक्टर केस। अगर ओएनजीसी रिफाइनरी में आसाम से 100 मजदूर लाए गए, तो ये माइग्रेंट वर्कमैन के तहत प्रोटेक्टेड होंगे, ठीक है। इसका केस लो मैंने अभी आपको बताया था ना परी, ये पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट। इसमें कोर्ट ने क्लेरिफाई किया था कि वर्कमैन डेफिनेशन को ब्रॉड भी करना चाहिए ताकि मैक्सिमम वल्नरेबल लोग कवर हों। एक केस और है परी, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है। बताऊं परी? यहाँ पे मैं सेक्शन 2 भी आपको डिफाइन कर रही हूँ। सेक्शन 2 की इमेज पे आते हैं परी, ठीक है। चलो सेक्शन 2 की इमेज पे, ठीक है। सेक्शन 2 की इमेज पे अब मैं आपको बताऊंगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, ये क्या होता है। हाँ, एक केस तो मैं बताना भूल गई, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आगे की स्लाइड में आपको मिल जाएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था परी कि फोर्स लेबर और बाउंडेड लेबर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 का 23 का वायलेशन है। डेफिनेशन को ऐसा इंटरप्रेट करना चाहिए जिससे वर्कर की डिग्निटी बनी रहे। मम्मी ये क्या लिखा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? अरे परी सही से तो बोलो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। देखो परी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करता है कि एस्टेब्लिशमेंट किस टाइप की है, ठीक है। अब देखो जैसे आपको परी यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहे हैं, देखो आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही हैं, जैसे ये रेलवे है। हाँ मम्मी। हाँ रेलवे है, और ये जहाज है ना। तो ऐसी परी जैसे रेलवे हो गया, जहाज हो गया, एयरवे हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ऑयल फील्ड हो गया, माइन हो गया, तो वहाँ पे ये सब आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, ठीक है। ठीक है मम्मी। और जो अदर होते हैं, जैसे किसी की फैक्ट्री हो गई है ना, किसी की शॉप हो गई, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ये सब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। अब सिंपल शब्दों में बताती हूँ, जो अगर बिग नेशनल लेवल इंडस्ट्री है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो वो उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और लोकल या स्टेट बेस्ड फैक्ट्री और शॉप है, तो उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है परी, समझ में आया? हाँ मम्मी समझ गई। ठीक है। अब देखो परी, एक एग्जांपल देती हूँ। अगर एक फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में है जो एक प्राइवेट ओनर चलाता है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। हाँ मम्मी। ठीक है मम्मी, आ गया समझ। अब आगे देखें। हाँ मम्मी। चलो, कॉन्ट्रैक्टर। परी क्या तुम्हें पता है कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है? नहीं मम्मी। परी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, ठीक है। बताऊं परी? हाँ मम्मी। हाँ मम्मी। परी सेक्शन 2B में कॉन्ट्रैक्टर को डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन है जो इंटर स्टेट वर्कर को रिक्रूट करता है या उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं मैं तुम्हें ये बताती हूँ। इसमें इंक्लूड होते हैं आपके एजेंट, ठीक है, सरदार, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, खातादार, और ये सब रिक्रूट करते हैं। इससे रिलेटेड एक केस लो भी है, क्या वो समझाऊं परी? हाँ मम्मी। परी एक इसमें ये केस है PUDBR वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने क्लेरिफाई किया था कि वर्कमैन डेफिनेशन को ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और बंधुआ मुक्ति मोर्चा, इसमें भी कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 23 का वायलेशन है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब पर ये दो केस बार बार रिपीट होंगे क्योंकि इन केस में कई सारी जजमेंट आई थी, ठीक है, तो वो मैं बताती हूँ, ठीक है। चलो परी,
अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। मम्मी मुझे एक टर्म ना बहुत कंफ्यूज करती है। कौन सी टर्म परी? कंट्रोल इंडस्ट्री। ओह, बहुत अच्छा सवाल है परी। कंट्रोल इंडस्ट्री, देखो परी मैं तुम्हें समझाती हूँ कंट्रोल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। कंट्रोल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि उसका कंट्रोल किसके पास होगा। ठीक है, मैं अब तुम्हें समझाती हूँ ये क्या है। ये आपको समझ में आ गया कि किसके पास कंट्रोल होगा। ठीक है, और ये कौन डिक्लेयर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इस एक्ट को सेक्शन 2 में लिखा गया है। जब पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सेंटर को के कंट्रोल में होगी, तब उसको कंट्रोल इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे अब एक एग्जांपल देती हूँ, अगर एक इंडस्ट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले ले तो उसके रिलेटेड लेबर लॉ में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल इंडस्ट्री होगी। क्यों परी, आया समझ में? हाँ मम्मी। एग्जांपल दूं परी? यस। जैसे कोयल इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सब कंट्रोल इंडस्ट्री है और इन केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। मम्मी एक बात क्लियर करो, एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? एस्टेब्लिशमेंट का मतलब बताऊं परी? हाँ मम्मी। एस्टेब्लिशमेंट क्या है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर में, चल मैं बताती हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन परी। एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग है कोई भी ऑफिस, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी अंडरटेकिंग, कॉरपोरेशन, फैक्ट्री, वर्कशॉप, माइन, प्लांटेशन और कॉन्ट्रैक्टर का एस्टेब्लिशमेंट। देखो अब जैसे यहाँ पे मेंशन है ना, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, कोई भी प्लांटेशन, ये सब एस्टेब्लिशमेंट है ना। ठीक है, आप जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, एक प्राइवेट फैक्ट्री या फिर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दोनों को ही एस्टेब्लिशमेंट बोला जा सकता है। ठीक है, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या प्राइवेट, अगर वहां माइग्रेंट वर्कर काम कर रहे हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट के अंडर में आएगा। ठीक है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन की कोई भी एस्टेब्लिशमेंट माइग्रेंट वर्कर को एम्प्लॉय नहीं कर सकता। ये सेक्शन 6 में बताया गया है और ये मैं आगे तुम्हें डिफाइन करूंगी परी। मम्मी वेजेस क्या होते हैं, मेरे को वेजेस भी बता दो। वेजेस होती है परी, जैसे एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है ना, वो वेजेस कहलाती है। और इंटरस्टेट की जो वेजेस ना, वो पेमेंट ऑफ वेजेस के सेक्शन 2 सब क्लॉज 6 से ली गई है। ठीक है, तो वेजेस वही है जो पेमेंट ऑफ वेजेस में मेंशन है। अच्छा मम्मी। चलो परी अब देखते हैं वर्कमैन। वर्कमैन क्या होता है? चलो तो परी अब मैं तुम्हें बताती हूँ वर्कमैन क्या होता है। वर्कमैन का मतलब है वो व्यक्ति या वो इंसान जो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है और वेजेस लेता है। ठीक है मम्मी। ठीक है, और इसमें कौन कौन आते हैं परी, ये भी बताऊं क्या? हाँ मम्मी बताओ। देखो इसमें आते हैं आपके स्किल्ड, ओहो, इसमें आते हैं आपके स्किल्ड, ठीक है, सेमी स्किल्ड, ठीक है, स्किल्ड आते हैं, सेमी स्किल्ड आते हैं, मैनुअल आते हैं, क्लरिकल आते हैं, टेक्निकल आते हैं, और कौन नहीं आता ये भी मैं आपको बताऊं क्या परी? हाँ मम्मी बताओ। चलो तो बताती हूँ, रुको। अच्छा परी मैं तुम्हें बताती हूँ कि वर्कमैन में कौन कौन नहीं आता। देखो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ठीक है, वो नहीं आते। मैनेजरियल स्टाफ वो भी नहीं आता, एप्लीटेंट्स भी नहीं आते, कैजुअल विजिटर, टेम्परेरी वॉलंटरी वो भी नहीं आते। ठीक है, एक इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, अगर आदमी सैलरी या वेजेस के लिए एम्प्लॉयड है और कंट्रोल में काम कर रहा है तो वो वर्कमैन कहलाएगा, और अपना बॉस या प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट है तो वो वर्कमैन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अच्छा मम्मी मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या होता है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं पता, चलो समझाती हूँ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या होता है। भाई इसको एक सिंपल सी स्टोरी में समझते हो। ठीक है, ठीक है मम्मी। देखो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एस्टेब्लिशमेंट चलाता है।
जहां माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का डायरेक्ट काम है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करवाने से, लेकिन वर्कर का एम्प्लॉयमेंट का असली मालिक वही है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर माइग्रेंट वर्कर को हायर करता है तो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही जिम्मेदार होगा उनके राइट्स और वेजेस के लिए। अब एक एग्जांपल दूं परी क्या? हाँ मम्मी। चलो, एक फैक्ट्री है एबीसी लिमिटेड। फैक्ट्री के काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर एक्स को हायर किया। मिस्टर एक्स ने वर्कर को फैक्ट्री में भेजा। अब यहाँ पर एबीसी तो हो गया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और मिस्टर एक्स हो गया कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है परी? ठीक है। अब देखो, एक सिंपल सी ट्रिक है। जो मेन बॉस है और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करवाता है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है? ये मम्मी। आया समझ में? हाँ मम्मी। कॉल करते हैं, मैं बहुत थक रही हूँ। अच्छा परी, एक चीज करते हैं, सेक्शन 3 तक कंप्लीट कर देते हैं, फिर इसका सेकंड पार्ट हम कल बनाएंगे। कैसा रहेगा परी? ठीक। चल परी, मैं सेक्शन 3 बताती हूँ, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। ठीक है? एम्प्लॉयर को रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना पड़ता है मैं ये बताती हूँ परी। परी यहाँ पे मैं तुम्हें सेक्शन 3 से सेक्शन 6 तक एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है? और बाकी पार्ट हम बाद में बनाएंगे। तो चलो परी, बिना रजिस्ट्रेशन की कोई भी एस्टेब्लिशमेंट माइग्रेंट वर्कर को एम्प्लॉय कर ही नहीं सकती। रजिस्ट्रेशन एक तरह का ऑफिशियल एंट्री है कि एम्प्लॉयर को माइग्रेंट वर्कर रख रहा है और इस एक्ट के रूल को फॉलो कर रहा है। अगर रजिस्ट्रेशन फेक या फ्रॉड निकलता है तो वो कैंसिल हो जाता है। पर ये सेक्शन हमें बताता है कि गवर्नमेंट को एक प्रॉपर मशीनरी बनानी होगी। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स वही है जो पूरे सिस्टम को मॉनिटर करेंगे, कौन कौन एम्प्लॉयर माइग्रेंट को एम्प्लॉय कर रहा है, कोई कौन नहीं कर रहा। एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर यूपी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है लेबर कमिश्नर को एज ए रजिस्टरिंग ऑफिसर, तो वहां पर वही एम्प्लॉयर की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगा और रजिस्ट्रेशन इशू करेगा। अब मैं परी बताती हूँ सेक्शन 4, क्योंकि तुम थक चुकी हो तो अब मैं सेक्शन 6 तक कवर करवा के इसको कल करवाऊंगी। ठीक है परी? चलो परी आगे देखते हैं। सेक्शन 4, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट। चलो परी, मान लो एक कंपनी झारखंड में 100 मजदूर उड़ीसा से बुलाती है। उसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेना होगा। हाँ मम्मी। है ना? ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी में लाने के लिए, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कितने माइग्रेंट वर्कर आ रहे हैं और उनकी क्या कंडीशन है। ठीक है परी? हाँ। अब मैं इसके एग्जांपल दूं कुछ। हाँ मम्मी। देखो, एक एनटीपीसी प्रोजेक्ट ले लो। जैसे बिना रजिस्ट्रेशन माइग्रेंट वर्कर एम्प्लॉय करेगा तो ऑफेंस होगा। कोई प्राइवेट बिल्डर है, उसने 500 मजदूर बुलाए लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और इंस्पेक्टर चेक कर रहा है तो पेनल्टी लगेगी। इसका एक केस लो बताती हूँ, बहुत बढ़िया केस लो है। गमन इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है ना, वो माइग्रेंट लेबर का एक्सप्लॉइटेशन करती है। ठीक है? तो इसके लिए रेगुलेशन जरूरी है, ये बताया गया था। ठीक है परी? हाँ मम्मी। अब मैं बताती हूँ सेक्शन 5। सेक्शन 5 में देख परी एक क्वेश्चन आया था, ये PYQ में आया था। ये आया था आपके UGC 2020 के एग्जाम में। सेक्शन 5 क्या कहता है बताती हूँ। सेक्शन 5 कहता है रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है? अगर एम्प्लॉयर कहता है कि मेरे पास सिर्फ 4 मजदूर हैं लेकिन रियलिटी में उसके पास 40 हैं, तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। वो तो एम्प्लॉयर झूठ बोल रहे हैं। हाँ, एम्प्लॉयर झूठ बोल रहा है परी। उसने कंपनी की फेक फिगर दी ताकि एक्ट लागू ना हो। तो और एम्प्लॉयर माइग्रेंट वर्कर को लोकल दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो इस पर एक्शन लिया जा सकता है परी। अच्छा मम्मी। अब मैं बताती हूँ सेक्शन 6। ठीक है परी? सेक्शन 6 परी, ये ना एक सेफ्टी गेट है। मतलब बिना गवर्नमेंट की जानकारी के माइग्रेंट वर्कर एम्प्लॉय करना ऑफेंस है। इसका मेन मकसद है ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी। सेक्शन 6 क्या कहता है? प्रोहिबिशन अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंटर स्टेट वर्कमैन विदाउट रजिस्ट्रेशन। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। एक कंपनी थी, कंपनी ने उड़ीसा से 200 मजदूर लाकर दिल्ली में लगा दिए लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो ये क्या कहलाएगा? इलीगल। क्या कहलाएगा परी? इलीगल। ठीक है? इंस्पेक्टर साइट पर इंस्पेक्शन करने आता है और रजिस्ट्रेशन अब्सेंट है,
तो एम्प्लॉयर पर केस होगा। इसका एक केस लो हुआ था, सलल हाइड्रो प्रोजेक्ट केस 1983 में हुआ था। कोर्ट ने इस केस में कहा था कि हर एस्टैब्लिशमेंट को रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ताकि वर्कर इनविजिबल ना रहे और उनका एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सके। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी सेक्शन नंबर 7 से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है परी? ठीक है मम्मी। अच्छा परी, आप वीडियो के लास्ट में कुछ कहना चाहोगी? हाँ मम्मी, कहना चाहूंगी। क्या कहना चाहती हो, बोलो जल्दी अब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।